और आज बात उस राज्य की जहां सत्ता बदलते सियासत की पूरी तासीर बदल गई। जी हां, बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कल तक चुनावी रैलियों में सुनार बांग्ला के नारे गूंजते थे। आज वहां यूपी के योगी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने साफ कर दिया कि बंगाल में अब कानून का राज उसी सख्ती से चलेगा जैसा लखनऊ से चलता है। अवैध निर्माणों और सिंडिकेट राज पर सीधे बुलडोजर एक्शन, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक, धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को उतारने का सख्त फरमान और भारत बांग्लादेश सीमा पर गौ तस्करी और गौवंश की हत्या पर पूरी तरह से फुल स्टॉप। ये वो फैसले हैं जिन्होंने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। जो विरोध कल तक बीजेपी पर सिर्फ चुनावी वादों का आरोप लगाते थे, आज वो शुभेंदु अधिकारी के सरकार के इस रॉबिनहुड अवतार को देखकर हैरान हैं। समर्थक कह रहे हैं कि तुष्टीकरण का अंत हो रहा है और अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए यही योगी मॉडल जरूरी था, लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। तो आज का सवाल यही है कि क्या शुभेंदु सरकार का यह कड़ा रुख बंगाल को सुनार बांग्ला अपराध मुक्त बनाएगा या यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है? क्या बदल गया है पश्चिम बंगाल का मिजाज? क्या कोलकाता से लेकर कूच बिहार तक अब योगी मॉडल का राज चलने लगा है? सत्ता बदलते ही शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जो तेवर दिखाए हैं, उसने पूरे देश की सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जो लोग कहते थे कि बंगाल की राजनीति कभी नहीं बदल सकती, आज वो शुभेंदु सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों को देखकर हैरान है। फैसला नंबर 1, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी कानून का डंडा सर चढ़कर बोल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब किसी भी तरह का सिंडिकेट राज या जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अपराधी कल तक बेखौफ थे, आज उनके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलने का डर मंडरा रहा है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह रिबूट कर दिया गया है। फैसला नंबर 2, बंगाल की सड़कों पर अब धार्मिक गतिविधियों के नाम पर आम जनता को बंधक नहीं बनाया जा सकेगा। सड़कों पर नमाज पढ़ने और सार्वजनिक रास्तों को ब्लॉक करने पर सख्ती से रोक लगाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के पुराने नियमों का हवाला देकर मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से बजने वाले लाउडस्पीकरों के डेसिबल को मापने और उन्हें हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी नियम सबके लिए बराबर, चाहे वो कोई भी हो। फैसला नंबर 3, सालों से जिस पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्करी का सबसे बड़ा रूट माना जाता था, आज वहां की सरहदें तस्करों के लिए काल बन चुकी हैं। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि गोवंश की हत्या और उसकी तस्करी करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में पुलिसिंग को इतना कड़ा कर दिया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसले सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारने के लिए हैं या इसके पीछे बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदलने का कोई बड़ा ब्लूप्रिंट है? क्या शुभेंदु सरकार वाकई योगी मॉडल को बंगाल की धरती पर उतार रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कड़े मॉडल से ही बनेगा सोनार बांग्ला? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सवाल यही है कि ये सुनार बांग्ला बनाने की तैयारी या फिर कोई एजेंडे के तहत काम हो रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस दिन शपथ ले रहे थे, याद होगा आपको, योगी आदित्यनाथ का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, शायद तस्वीर वहीं से साफ हो गई थी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए एक बड़ा शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित मेहरोत्रा हैं, टीएमसी के नेता हैं। एडवोकेट नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक और रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं सबसे पहला सवाल, क्योंकि सरकार आपकी बन गई है, कार्रवाई भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, क्या लग रहा है ये जो एक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो राजनीति हो रही है या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बनने के खिलाफ थे।
देखिए अनूप जी, हम्म। जनता ने इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारियां भी, इतनी बड़ी जीत के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम्म। और जिस कानून व्यवस्था को धता बताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार पहले काम किया करती थी और बायस्ड होके काम किया करती थी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हम्म। विकास के लिए और सुरक्षा के लिए दो ऐसे पायदान हैं जो प्राथमिकता पे रखा है। जी। और विकास राज्य का और सुरक्षा जो है नागरिकों की, हम्म। ये हमारी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से यह संदेश उसी दिन बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया जिस दिन शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना भगवा पट्टा जो है निकाल करके और शुभेंदु अधिकारी जी के गले में पहनाया था। स्पष्ट संदेश था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे ही जो है पश्चिम बंगाल में काम किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और विकास के रास्ते जो है वो उस पे विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। देखा आपने कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में किस तरह से ताबड़तोड़ जो है निर्णय लिए गए, जो हमने अपने चुनाव में वादा किया था। हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो भी वहां पे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं से जिनको वंचित रखने का काम पश्चिम टीएमसी की सरकार ने किया था, उस योजना को, आयुष्मान योजना को लागू करने का काम तत्काल प्रभाव से किया गया। आपने देखा कि हमारी सरकार जो है किस तरह से घुसपैठियों के प्रति अपना तल्ख और सख्त रवैया अपनाए हुए है। सबसे पहला काम वहां पे किया गया, 600 एकड़ जो है जमीन वहां बीएसएफ को देने का काम किया, जिससे कि फेंसिंग का काम पूरा हो सके, जिससे कि घुसपैठिए हमारे यहाँ जो खुला आमंत्रण दिया करती थी ममता बनर्जी, वो आप यही कह रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था वही कर रहे हैं आप यही मान रहे हैं रत्नाकर जी? बिल्कुल, जो हमारा शपथ पत्र था, जो हमने जनता के साथ वादा किया था कि सेवा, समर्पण और सुशासन की सरकार देंगे, वो देखने को मिल रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, नहीं मुझे ओपनिंग कमेंट लेना था आपसे, मैं वापस आऊंगा क्योंकि चर्चा लंबी होनी है। वहीं विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। रत्नाकर जी, चर्चा बहुत वक्त है, अभी हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे। सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। सुमित जी, जो चल रहा है बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर की जो संस्कृति उत्तर प्रदेश में थी, पश्चिम बंगाल में देख रही है, क्या यह संस्कृति यहां के लिए जायज है? क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? तो देखिए अनूप भाई, इस तरीके से बंगाल के अंदर आपने खौफ का डर बैठाना चाह रहे हैं, ये कहां तक सही है? भाई कानून अपना काम करेगा ना, कोर्ट अपना काम करेगा। आप बुलडोजर लेकर के बगैर आदेश से लोगों के घरों में पहुंच जा रहे हो, तोड़ दे रहे हो। जब सारे ही काम आप कर ले रहे हो, सब कुछ आपको ही हाथ में करना है, तो कोर्ट किस लिए है? बंद कर दीजिए, पुलिस प्रशासन को बंद कर दीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए। भाई आपके पास सत्ता आ चुकी है, आप बुलडोजर लेकर के चलाना चालू कर दीजिए। पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है, बंगाल के अंदर डर का माहौल ये बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आते ही उत्तर प्रदेश में बनाया था, आज वो फेल होते नजर आ रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में उठा के देखिए, अभी 2 दिन पहले एक 16 साल की बेटी में, मैं बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ, स्कूल जाते वक्त कुछ हैवान लोगों ने उसे मार दिया, उसका रेप करके मार दिया। पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है 16 साल की बच्ची के संग में रेप होकर के। घटना अगर आप कहेंगे मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, न्यूज़पेपर में है, सारी चीजें हैं, पर सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। बड़ा बखान होता था, बखान, उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश योगी मॉडल, योगी मॉडल। भाई कब तक आप डर का माहौल कब तक पैदा करोगे बंगाल वासियों? आप आए हैं, आप काम करिए, विकास की बात करिए, रोजगार देने की बात करिए। जो लोग 30-40 साल से वहां पे रह रहे हैं, आप गए, आपने सीधे सीधा बुलडोजर चला दिया, किसी को कोई मौका नहीं, किसी को नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम कहेंगे वैसा करेंगे। पर यह देश कानून के उससे चलेगा। कोर्ट भी बैठा है, कोर्ट आदेश करेगा कि ये सही है या गलत है, तब आप बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर को उत्तर प्रदेश में सरकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, योगी आदित्यनाथ को, कि आप हर जगह बुलडोजर नहीं चला सकते। आपने देखा सुमित भाई, गुंडागर्दी हो रही है। आप कोर्ट की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं रुक रहा है, लगातार चल रहा है। जहां पर इंक्रोचमेंट है वहां चल रहा है, तमाम जगह चल रहा है। क्या आपको लगता है कि यहां भी वही चीजें होंगी? देखिए, एक आदमी को खुश करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ राजाओं को खुश करने उनके नौकर ऐसा काम करते हैं। ये मेरा अपना मानना है। आप उठा के देख लीजिए कि राजाओं को खुश करने के लिए नौकर ऐसा काम करते हैं। वही काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी बताएं, जिन
इनके पीए की हत्या हुई थी, उसमें जो लोग पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मारा है। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलाया इन्होंने? ये बता दें, क्यों नहीं चलाया उनके घर पे बुलडोजर? भाई, हत्या में शामिल भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है, उससे से पकड़े गए, अयोध्या से पकड़े गए। आप उनके घर पे बुलडोजर कब चलाएंगे? नहीं चलाएंगे साहब, हम तो नहीं चलाएंगे। हमें केवल भारतीय जनता पार्टी को बैठ करके देखने में मजा आता है। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं सुमित भाई कि हम सरकार में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यही हो रहा है। आपका आरोप यही है। मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। एडवोकेट नवीन दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। नवीन जी, क्या ये जो कल्चर है, मतलब बुलडोजर वाली संस्कृति, बुलडोजर एक्शन वाली कल्चर जो उत्तर प्रदेश से निकली, और देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पहुंच गई है, एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, तमाम चीजें, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो नहीं चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाए। क्या यह सही आरोप है या फिर जायज काम हो रहा है वहां? नहीं अनूप जी, दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। पहली चीज तो यह है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का उल्लंघन क्या बंगाल सूबेदार अधिकारी की सरकार करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये आती है कि आपने अपने जो घोषणा पत्र 2026 के चुनाव का दिया था, उसमें ये वादा किया गया था कि 3,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। ये कब से मिलेंगे? क्या ये हमारे भाई रत्नाकर जी बता पाएंगे कि कब से मिलेंगे? परीक्षा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनको 15,000 रुपए सालाना देने का वादा था, और बेरोजगारों को 3,000 रुपए देने का वादा था। ये सब पैसे आप कब देंगे? इस पर कोई बात हो नहीं रही है। अब आपने कहा बुलडोजर एक्शन पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक मनोज टिब्रेवाल का मकान तोड़ा गया था। 25 लाख रुपए का अर्थदंड उत्तर प्रदेश की सरकार को लगाया माननीय न्यायालय ने। अतीक अहमद के साथ संबंधों को लेकर प्रयागराज में 6 मकान तोड़े गए, 10-10 लाख रुपए का अर्थदंड सरकार के ऊपर लगा, हंटर चला न्यायालय का। तो आप न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया और संविधान से ऊपर कोई सरकार नहीं हो सकती। आप कितना भी बड़ा जनादेश ले आइए, निश्चित तौर पर उसकी एक प्रक्रिया होती है। किसी ने अवैध निर्माण किया है, सरकारी जमीन पर है, तालाबों पर कब्जा किया है, बिल्कुल वो ध्वस्त होने चाहिए, लेकिन उसका एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन अनुपालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि बंगाल में अभी आपकी नई हवेली सरकार आई है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वो सत्ता में शामिल हुई है आजादी के बाद। उनको अपने मैनिफेस्टो को पढ़ना चाहिए और जो उनका मैनिफेस्टो है उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो कमिटमेंट आपने जनता से किए हैं उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़िए। डेवलपमेंट वहां जनता चाहती है, या आपने जो कमिट किया उसके बेसिस पे उसने आपको वोट किया। हम यही नहीं कह रहे कि चुनाव प्रक्रिया कैसी हुई, क्या हुई, वो न्यायालय का विषय है। आऊंगा रत्नाकर जी, आऊंगा सरकार में है, ये तय है आपके पास। हाँ, मैं नवीन जी थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं, थोड़ा सा, क्योंकि रुद्र जी भी हमारे साथ हैं। रुद्र जी, आपको लगता है कि जायज है पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कही जा रही है, जो लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी एक्शन में आ गए हैं, तो ये लग रहा है कि यह एक्शन सोनार बांग्ला बना सकता है पश्चिम बंगाल को? नहीं, केवल ये एक्शन से सोनार बांग्ला नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि जब कोई भी व्यवस्था बड़े लंबे समय तक अगर व्यवस्थित तरीके से हुई हो तो उसको बदलने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। और जो वेस्ट बंगाल की सिचुएशन थी और वहां से जिस तरह की बातें हो रही थी, वहां अवैध निर्माण की बात कह लीजिए या अवैध जमीनों पे कब्जा की बात बहुत आम चलन में थी। और जो बात यूपी की बात होती है कि यूपी में जो बुलडोजर मॉडल है उसकी कितनी भी कोई बुराई कर ले, लेकिन उसका असर हुआ है। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जो लोगों की जमीनों पे, एक आम आदमी की जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, व्यवसायिक प्रतिष्ठा, जितने जिस तरह की आपराधिक गतिविधियां करते थे, वसूली करते थे, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में लोगों की जमीनों को लोग जाकर के कब्जा कर लेते थे और उसको छोड़ते तक नहीं थी। ये स्थिति बंगाल में बड़े लंबे समय से बनी है। तो कहीं पर भी अगर कुछ नया चीज करना है तो सफाई अभियान तो आपको शुरू करना पड़ेगा, और ये एक सफाई अभियान का हिस्सा। और मैं आपको बता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश से ज्यादा ही सफाई अभियान में आगे आएगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से ऐसी सरकारें रही हैं कि जिनके कार्यकर्ताओं के ऊपर वाकई, ऐसी नहीं मैं बात कर रहा हूं, मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं कि जो दिल्ली में आज रह रहे हैं और उनके घर मकानों को कब्जा कर लिया गया। वो लोग डर के मारे इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां वो किससे शिकायत करेंगे, और जिन लोगों ने कब्जा किया है वो बड़ी संख्या में वहां पर हैं और उनके साथ वो मारपीट गाली गलौज करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि जब व्यवस्था बदली है, आदमी का भरोसा कैसे होता है?
अगर चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या किसी भी सरकार पर, भरोसा तभी होता है जब उसको ये लगता है कि अपराधियों के साथ सरकार नहीं खड़ी है, अपराधियों के खिलाफ है, और कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब आम जनमानस में एक विश्वास पैदा होता है सरकार को लेके, प्रशासन को लेके। देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो 100% परफेक्ट हो जाए, गलतियां होंगी तो उसके लिए तो न्यायालय बना है, न्यायालय सजा देगा। अगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने हर्जाना दिलवाया है तो गलत हुआ होगा तो देगा, लेकिन ऐसे हजारों मामले ऐसे हैं कि जिसमें आम आदमी को, पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ मिला है। लोग 20-20, 25, 30 साल से उसकी जमीन पर कब्जा किए थे, उसकी दुकानों पर कब्जा किए थे, जो गलत है वो गलत है। तो रुद्र जी, जो गलत है वो गलत है, और अगर गलत कर दिया तो भाई उसकी सजा भी मिलती है, उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही कि जो अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब हैं, वैसे लोग जो रोजी रोटी के लिए डेली काम करते हैं या फिर छुट फुट कर दुकान लगाते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं रत्नाकर जी, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सिर्फ बंगाल में, मैं कह रहा हूं बंगाल उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा वो राज्य है रत्नाकर जी जहां सबसे ज्यादा लोग सड़क पर दुकान लगाते हैं या फिर सड़क पर रोजगार करते हैं। और आंकड़े में बताऊं 15 से 27 लाख लोग हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, आपने कहा कि भाई हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये 15 से 27 लाख लोग जमीन पर आ जाएंगे, दुकान नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो क्या इनको आप देंगे बेरोजगारी भत्ता? ये बढ़ेगा नहीं आपके ऊपर, पैसे का दबाव भी तो बढ़ेगा। देखिए अनुप जी, अभी हमारे मित्र जो है यहाँ पे रुद्र भाई कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कचरा बहुत है और उसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और निश्चित रूप से लोगों को विश्वास है कि वहां से जितने भी कचरे हैं उसको साफ करने का काम किया जाएगा। पहले मैं दो पैनलिस्ट जो बोले हैं उनके ऊपर उत्तर देता हूं, फिर आपके प्रश्न पे जवाब देना चाहिए। देखिए हमारे टीएमसी के यहाँ पे जो नेता बैठे हैं ये कह रहे थे कि लोगों में खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी रुद्र भाई ने भी उस चीज को चर्चा किया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों में खौफ पैदा किया गया, भ्रष्टाचारियों में खौफ पैदा किया, आज वस्तु स्थिति ऐसी है कि वहां पे लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं दूसरों की जमीनों में, अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में पनाह ले रहे हैं। तो ये परिस्थिति हो गई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में 5 दशक से जो सरकारें थी, उन सरकारों ने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया है, और उन भ्रष्टाचारियों में और अपराधियों में खौफ पैदा करने का काम शुभेंदु दादा की सरकार अवश्य करेगी। आपने देखा कि अभी शुभेंदु दादा ने 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है, बिल्कुल, और एक क्लियर मैसेज दिया है उन सारे लोगों को जो ये सोच रहे थे कि भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दे सकते हैं, अपराध करने वालों को संरक्षण दे सकते हैं। उनके लिए यह क्लियर मैसेज है कि आप अगर अपना जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाएंगे, आप आरजीकर में अगर सही तरीके से केस में जांच अगर सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, भले आप आईपीएस अधिकारी हो, आपको निलंबित किया जाएगा, और राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि हमारा 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं हमारे। और देखिए दूसरी बात ये और कह रहे थे कि अवैध, ये कह रहे थे कि नोटिस नहीं दिया। अरे भाई सुमित जी, पश्चिम बंगाल से मेरे 5 पीढ़ियों का रिश्ता रहा है, 5 पीढ़ियों का, और आज भी जब मैं हावड़ा स्टेशन के बाहर निकलता हूँ ना, जहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, वहां पे अनुप जी आप विश्वास कर लीजिए मेरी बातों पे, और पूछ लीजिएगा कितनी भयावह परिस्थिति वहां पे हावड़ा स्टेशन के बाहर रहती है, कितनी मच्छी मार्केट और लोगों का अतिक्रमण रहता है वहां पे। और देखिए वहां पे किसने दिया संरक्षण, इनको किसने अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया? ये टीएमसी की सरकार ने अतिक्रमण को वहां पे बढ़ावा देने का काम किया। जिसकी सफाई, जो वहां पे कचरा है, उसको हटाने का काम जरूर हम करेंगे। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा नवीन भाई की बातों पे आना चाहूंगा। अरे भाई साहब आप तर्क दे लीजिएगा, अपने समय में तर्क दे लीजिएगा प्लीज। मैं जब भी बोल रहा हूँ बीच में नहीं डिस्टर्ब करिए। देखिए अभी मैं आना चाहूंगा बात पे, नवीन भाई की बातों पे। ये हमसे पूछ रहे हैं अभी जुम्मा 1 हफ्ता से 10 दिन हुआ है अभी सरकार को शपथ ग्रहण किए हुए, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि अभी योजनाओं को लागू क्यों नहीं किया
हाँ, महिलाओं को वादा किया, उसको लागू क्यों नहीं किया? भाई उसी पश्चिम बंगाल के साथ में केरल का भी चुनाव हुआ, अभी वहां पे तो मुख्यमंत्री का निर्णय अब जाके हुआ और शपथ ग्रहण समारोह अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप इतनी जल्दी, इतनी आतुरता जरा केरल में भी दिखाए होते, या जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे भी जरा उनका रिपोर्ट कार्ड पूछ लिए होते। तो इतनी आतुरता आपके लिए ठीक नहीं है। दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है रत्नाकर भाई, और आप भ्रष्टाचार की बात करते थे। 26 लाख नीट परिवारों को न्याय कब मिलेगा? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए, उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? पेपर आउट करा के आप लोगों की जान हत्या के ऊपर आप खेल खेल रहे। 26 लाख परिवारों इनको बुलवा लीजिए, चाहे मुझे बुलवा लीजिए। अगर मुझे बोलने के लिए बोला है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप तो इनको बोलने का मौका दीजिए। ये वर्सेस लगा करके ये बीच-बीच में भाई मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं। अरे भाई भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, 26 लाख परिवारों को न्याय कब मिलेगा? नीट परिवारों को 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, हत्यारे हैं। 20 लाख नहीं है, आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। 22 लाख परीक्षार्थी होते हैं, 22 लाख परीक्षार्थी होते हैं। क्या आंकड़े लेके आप बैठते हैं? मैं अपनी बातों को पूरा करूं। रत्नाकर भाई ये आंकड़ा तो आपकी सरकार ही ने दिया 26 लाख का, हमने नहीं दिया। उठा के देखिए 26 लाख परिवारों का सरकार दे रही है, उठा के देखिए। आप कह रहे हैं हमारे से बहुत बड़े ज्ञानी, भैया बड़े भैया ज्ञानी तो बहुत बड़े ज्ञानी है भाई। सीबीआई जांच हो रही है, हम नहीं है जिसने हम नीट पे जा रहे हैं, लीक करने का काम किया है, सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। रत्नाकर अब मैं मुद्दे पे आऊं, रत्नाकर थोड़ा सा लेके जाएंगे। अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। उनको मुद्दे पे बात करने के लिए कोई इनके पास तथ्य ही नहीं है। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते। अपनी नाकामियों का जब केंद्रीय मंत्री नाकामियों का जब मैं आईना सुमित भाई थोड़ा रुक जाते हैं, सुमित भाई सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल आपको इसके बाद मौका दूंगा। लेकिन मेरा जवाब नहीं मिला है मुझे रत्नाकर भाई। जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, 15 से 27 लाख लोग हैं जो 40, 45, 50 सालों से सड़क किनारे, कल्चर है पश्चिम बंगाल का। आप भी जाते होंगे तो बहुत सस्ते में खाना मिल जाता है लोगों को, और जब बड़े बड़े IT सेंटर्स के लोग भी वहीं आके खा के जाते हैं। क्या अब ये मान के चले कि वो चीजें नहीं मिलेंगी, खत्म हो जाएंगी ये तमाम चीजें? रोजगार के लोग जो हैं क्या करेंगे फिर ये लोग? कोई व्यवस्था, कोई बातचीत? देखिए अनूप जी, पहली कैबिनेट के मीटिंग में ही कुछ बहुत आमूल-चूल निर्णय लिए गए। उसमें रोजगार, युवाओं के रोजगार के मद्देनजर रखते हुए वहां पे औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। ये सारी कवायद जो है स्टार्टअप का मंजूरी के लिए तमाम कोशिशें जो है उसमें परियोजनाओं में इंक्लूड किया गया। ये सारी कवायद और कोशिशें वहां पे युवाओं को रोजगार देने के लिए है। किसानों के लिए राहत पैकेज का जो है घोषणा वहां पे की गई। वहां पे हमने आयुष्मान योजना को जो है लागू करने का काम किया गया। ये हम विकास और विरासत दोनों की राजनीति करते हैं। अगर हम विरासत को संरक्षित करने का काम करते हैं तो हम विकास की योजनाओं को जो है वहां पे पश्चिम बंगाल में किस तरह से उसको मुख्य धारा में लाया जाए अन्य राज्यों की तुलना में, ये भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। 5 दशक के बाद ये मौका मिला है और मार्च 10 दिन हुआ अभी, और सरकार में प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए। अभी इसी 15 दिन के अंदर कितनी योजनाओं को मंजूरी दिया गया है और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ रत्नाकर भाई, थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बराबर सबको वक्त देना चाहिए। 15 दिन बनाम 15 साल का कंपैरिजन आज चलिए ना, 15 साल के लिए जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि सबको बराबर वक्त देना चाहिए। सुमित जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सुमित जी, अगर आज ये चीजें खड़ी हुई है जो इंक्रोचमेंट है, तो आपको नहीं लगता है कि ये उस समय आपकी सरकार 15 साल पहले थी, हो सकता है उस समय भी बनी होगी, उस समय नहीं रोका गया, आज तोड़ा जा रहा है, उस समय रोका नहीं गया, आज आरोप लगाया जा रहा है कि आपने बनवाए अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए, और आज उसे तोड़ना गलत लग रहा है आपको? नहीं अनूप भाई, अभी हमारे रत्नाकर भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि साहब गवर्नमेंट में बनाया, तो मैंने याद दिला दूं, वो हमारी गवर्नमेंट से पहले से वहां पे लोग रह रहे, व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें आपने उजाड़ दिया। मैं फिर कहना चाहूंगा, आप लोगों ने उजाड़ने का काम करा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी ने अपने जमीनों पे अवैध कब्जे थे, अपने घर वहां पे लोगों के मकान तोड़े हैं। लोग क्या, मैं बिल्कुल शांत हो गया था, आपने कहा बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उसकी बातें को सुनना अच्छा लगता है। आज आप देखिए जिस तरीके से उजाड़ने का काम पूरे देश में चल रहा है, तानाशाह बुलडोजर लेके घुस गया, गिरा दिया, किसी की दुकान गिरा दी, लोगों की हाय लग रही है।
कब तक आप करेंगे? कब तक तानाशाह बन करके देश के प्रधानमंत्री महामानव आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, कहते हैं साहब देश कर्जे में जा रहा है, देश डूब रहा है, देश को बचा लीजिए, देश अगर इसी तरीके से चलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज ही के वर्ड है उनके, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। तो देश के महामानव सभाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, बंगाल के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं, उस समय दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब कह रहे हैं सेव करिए, पेट्रोल सेव करिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करिए। अब जब देश डूब रहा है तो सेव करने में लगे हैं। पर बंगाल में जिस तरीके रैली करी गई है, लाखों करोड़ों उड़ाए गए हैं, उसके उस समय ध्यान नहीं आया था महामानव को। मुद्दे से उस हट समय के ध्यान ये नहीं तमाम आया महामानव XYZ पे डिबेट पर उस करा समय लीजिएगा, चाहिए थे। मैं सबका जवाब दे दूंगा। हाँ, मुद्दे पे पूछ लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुद्दे से हट के, मुद्दे से हट नहीं सर, अरे आप दे नहीं पाएंगे, भागेंगे आप भाग जाएंगे। मैं सारे बातों का आपका जवाब दे सकता हूं और सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। नहीं दे, अरे नहीं दे पाओगे। मुद्दे से हट के आप जो बात कर रहे हैं, अरे झूठी पुलिस उसके गहराई में आप उतर नहीं रहे हैं। आप अर्ध सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है, आधा सच बता करके आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नाकर भाई, आप मुझे मालूम है कहाँ से आते हैं, क्या है, मुझे मालूम है, मुझे आपके बारे में सारी डिटेल है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर बंगाल के मुद्दे पे आता हूँ। जिस तरीके से आप बंगाल वासियों के संग में अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर लेकर के घुसना, अरे भाई सब कुछ आप ही को करना है तो कोर्ट बंद कर दीजिए, पुलिस थाना बंद कर दीजिए, बुलडोजर लेकर के चलाना काम करती है, सब कुछ आप ही को तो करना है, आप ही तानाशाह है, आप ही करिए सब कुछ, कोर्ट बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, सारे जजों को हटा दीजिए, सब कुछ आप करिए। क्यों इनकी जरूरत है भाई? देश में क्या जरूरत है? कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फाइल वो करेगा, चक्कर काटेगा। अरे भाई सब कुछ आपको करना है, मारना भी आपको है, जिंदा भी आपको रखना है, सब कुछ आप करिए। हम लोग तो बैठ के ताली बजाएंगे और क्या करेंगे? जैसे महामानव आते हैं हम लोग तो ताली बजाते हैं, क्या के भाई। सुमित भाई, बंगाल की जनता से इतना क्या हो गया नहीं अनु भाई देखिए मेरी बात को कंप्लीट होने दी। ये कहते थे 22 लाख परिवारों को, मैं वही कहना चाहता हूँ, चलिए 22 लाख परिवार बर्बाद हुआ क्यों? नीट के बच्चों ने एग्जाम दिया था, वो पैसा कहाँ जाएगा? उन बच्चों के संग में क्यों खिलवाड़ करा? क्यों आपके धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए हम नीट पर बहुत चर्चा कर पाए सुमित भाई, और लगातार चर्चा हो रही है, हम स्पेशल प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, लेकिन मैं सुमित भाई थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ बुलडोजर चलाइए। अरे भाग जाएंगे आप रत्नाकर भाई, बुलडोजर चलाइए ना, धर्मेंद्र प्रधान क्या बुलडोजर चलाइए? भ्रष्टाचारी क्या 22 लाख परिवारों को बर्बाद करने के बाद वो आरोपी है भाई। नीट की परीक्षा के पेपर आउट हुआ है, देश के संग में खिलवाड़ हुआ है, आप उसमें हंसेंगे? शर्म की बात आ रही है। चले मैं सुमित भाई थोड़ा सा रोक रहा लीजिएगा। आप लोग बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे लगे हुए, हंस रहे हैं आप। देखिए शर्म की बात है आपको। दौर मेहमान है सुमित भाई, वक्त सबको देना है। थोड़ी सी गुजारिश आपसे, डॉक्टर एडवोकेट नवीन दुबे। शर्म की बात है जी नवीन जी, जब सरकार आई भय हटा के भरोसा की बात कही जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भरोसा जीतने की कोशिश नहीं हो रही, लोगों में डर ज्यादा, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे। हाँ इंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन पर है, वो हटना चाहिए, लेकिन ऐसे ये भरोसा जीतने की कोशिश हो रही है या भय बढ़ाने की? नहीं, निश्चित तौर पर अनूप जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिए था, आपने जो वादे अपने चुनाव के दौरान किए उनका कोई ब्लूप्रिंट बनाने पर फोकस करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जनता को एक मैसेज देते कि देखिए साहब, हमने ये कमिटमेंट किए हैं इलेक्शन के कैंपेन में, और इनको फुलफिल करने के लिए हम इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ये हमारी टीम है, ये हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा एक टोल फ्री नंबर है, इस पर आप अपने, अगर कोई लोग नहीं है मान लो जिसको डाउट है, वो आप अपना वेरिफिकेशन करिए। 15 दिन के बाद हमारी ये चीजें सामने आ रही। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और आती है, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे जी, कांग्रेस में थे, तब तक बड़े भ्रष्ट थे, नर्मदा घोटाला और ये घोटाला और वो घोटाला, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए अब वो 100% क्लीन आदमी हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई फेस नहीं था? वहां पर बंगाल के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला इनको। ये तो मतलब आप समझिए कि मुखर्जी साहब की धरती से बंगाल आरएसएस का होता हुआ है, भाजपा का होता हुआ है। देखिए नवीन जी, राजनीति में मौका परिस्थिति बहुत बड़ी चीज होती है नवीन जी, और जिसको मौका मिलता है, जिसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वो बढ़ता है, चाहे जैसे बढ़े। अब पता नहीं नियत बदलती है या क्या बदलता है, नहीं कह सकते, लेकिन मौका मिलना, मौका बहुत मायने रखता है। और समय, टाइमिंग तो आ गया शुभेंदु अधिकारी का टाइमिंग, शायद हो सकता है वो टीएमसी में थे तो उनकी टाइमिंग नहीं है, लेकिन बीजेपी में आते टाइमिंग आ गई उनकी। नहीं
अब मैं एक चीज और कह रहा हूँ, टाइमिंग में आप एक चीज देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को अपीलें करनी पड़ रही हैं देश की जनता से कि वाहन कम चलाइए, आप तेल का उपयोग कम करिए, खाद्य तेल का उपयोग कम करिए, और गोल्ड मत खरीदिए, चांदी का आयात पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो ये परिस्थितियां क्या बंगाल का जब चुनाव चल रहा था तब उत्पन्न नहीं हो गई थी? युद्ध तो पहले से चल रहा है ना, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान। तब आपको समझ में नहीं आ रहा था? तब तो आप बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि हम 3,000 रुपए ये देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फलाना भी देंगे, और अन्य राज्यों में भी आपने सरकारें बनाई है ना पैसे बांट बांट के। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाड़की बहना, और झारखंड में भी, झारखंड से हेमंत सोरेन सरकार ने पैसे दिए, यहाँ भी पैसे ही बट रहे हैं। बिहार में आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उसके एवज में देश को क्या दिया? आपको जब देश हैंडओवर हुआ 2014 में, देश के ऊपर 52-53 लाख रुपए का कर्जा था। आज आप 247 लाख रुपए के करोड़ के कर्जे में देश है। तो आपने तो उतना कर्जा ले लिया जितना पिछली तमाम सरकारों ने नहीं लिया, जिसमें अटल जी की भी सरकार शामिल है। ऐसा क्या दे दिया देश को भाई? कौन सा डिलीवर कर दिया आपने? आपने तो वादे ही किए 2014 से 2026 तक। हासिल क्या हुआ इस देश की जनता को? टैक्सेशन का आपने लोड बढ़ाया, जीएसटी आपने प्रयोग किया, नोटबंदी आपने प्रयोग किया, हासिल क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बात कर रहे थे नवीन जी, क्योंकि मुद्दा वहीं का है और वहीं से बात कर रहे थे। लेकिन मैं वापस आता हूं आपके पास। रुद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। रुद्र जी, भय भरोसा क्या बन रहा है पश्चिम बंगाल में इस वक्त? नहीं, सरकार ने बेहतर शुरुआत की है, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी सरकार में या किसी भी जगह पर, जो लोग पहले से पैठ बना के रखते हैं वो आपराधिक तो होते हैं, बहुत उनका सिस्टम पे पकड़ होती है। जब तक उनसे सिस्टम मुक्त नहीं होगा, आप विकास की किसी योजना को लागू ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से वहां डटे हुए हैं। अब जैसे हम लोग नोएडा में रहते हैं, आपने कभी देखा था कि जब जो NH-24 का विस्तार कितने समय से नहीं हुआ था? और वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जब अतिक्रमण कौन लोग करता? आप गरीब के नाम पर आप किसी की जमीन थोड़ी कब्जा कर लेंगे। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीनें हैं कि जिसमें कुछ अराजक तत्व ला करके झुग्गी के माध्यम से लोगों को बसा देते हैं और उस जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। कितने नेक्सस यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा हूं रुद्र भाई आपको। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो मैं अपनी आंखों से देख पाता हूं रुद्र भाई, क्योंकि बनने देते हैं लोग। इसमें किसी के, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो अथॉरिटी, वो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, वो बनने देते हैं, बड़े होने देते हैं। जब पूरा बन जाता है तब वो आते हैं कोई फैसले को लेकर कि इनको तोड़ा जाए। अरे भाई, जब बन रहा था तब कहां थे आप? वो पूरा एक भूमाफियाओं का एक नेक्सस होता है। वो इसी तरीके से काम करते हैं कि पहले अपने लोगों को बसाते हैं, फिर सिस्टम को सेट करते हैं, और फिर उस जगह पर लीगली गलत पेपर बना करके, आज आप देख लीजिए हिंडन नदी और यमुना नदी पर कब्जा कर लिया गया है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि जब तक इन पर इस तरह से आक्रामक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बदलेगी। आप कोई भी विकास के कार्य को लागू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिविल के मैटर होते हैं वो कोर्टों में आप मतलब 10, 20, 50 साल तक उसको ले जा करके कर सकते हो, कभी नहीं सॉल्व होंगे। तो अगर कोई सरकार आई, अभी बने 1 हफ्ते हुआ है उनको उनका काम करने देना चाहिए। ऐसी कोई भी अभी घटनाएं नहीं हुई। और जो आप कह रहे हैं रेडी पटरी जो बहुत सारे, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप रोड घेर लेंगे। आप देख लीजिए बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहां इन्हीं रेडी पटरी वालों के कारण कितने अपराध होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने बड़े बड़े जाम। चलिए आपकी बात मान लो, लेकिन इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जो 50 सालों से है रुद्र भाई, जो 50 सालों से है, 60 सालों से है, कोई पुनर्वास की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिना व्यवस्था की आप तोड़ना शुरू कर देंगे, कोई तो व्यवस्था होगी। अनूप जी, ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसके आड़ में विकास के काम थोड़ी रोक लेंगे। मैंने क्या कहा कि ऐसे ऐसे नेक्सस हैं कि अगर आप अभी नोएडा में लोगों को बना करके फ्लैट दिए गए, वो सारे फ्लैट बेच करके उन लोगों ने झुग्गियां बना ली, क्योंकि ये मैंने क्या कहा कि पूरा व्यवस्थित नेक्सस है कि अब वहां से आपको पुनर्स्थापित करना होगा तो उनको आप फिर दीजिए। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका यही कारोबार हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को करना चाहिए, लेकिन जो इस तरह के नेक्सस को चला रहे हैं, जिनकी आड़ में इस तरह से अवैध जमीनों पे कब्जा, अवैध आपराधिक गतिविधियां कर रही हैं, अगर उनके साथ सरकार सख्ती नहीं दिखाएगी तो ये वारदात होती रहेगी। अब हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद क्षेत्र में रहते हैं, कितने बाहरी लोगों ने जमीनें यहां खरीदी थी, पहले बाकी लोगों ने कब्जा कर लिया था। आज के समय में उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन कब्जा करके दिखा ले, या कोई किसी को धमकी दे दे, किसी की फिरौती ले ले, पूरा 25 करोड़ के प्रदेश में 2-4 अगर घटनाएं होती तो इससे पूरे प्रदेश को आप नहीं चिन्हित कर सकते। लेकिन ये सच है,
पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटना, वो भी संगठित अपराध जिस तरह से कम हुआ है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये आंकड़ों की बातों को छोड़ दीजिए, हम नोएडा में रह रहे हैं, आप भी नोएडा में रह रहे हैं, हम लोग इन चीजों को महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को जब तक शक्ति नहीं दिखाएगी, और खास करके ऐसी चीजों की, देखिए कोलकाता में आप भी गए हैं, आप पूरा चुनाव कवर किए हैं, हम लोग भी गए हैं, कई बार आना जाना रहा है, उसकी जितनी पुरानी उसकी पहचान थी, कितना अच्छा तरीके से उस शहर की स्थिति क्या कर दी गई, आपको वो बेहतर लगता है? तो अगर नहीं बेहतर लगता है तो उसको अगर बेहतर बनाना है तो वो बदलाव करने पड़ेंगे। आप देखिए रेलवे लाइनों को कब्जा कर लिया गया है झुग्गी के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना कि खाली कराइए। तो अगर रेलवे लाइन पे कोई गरीब कब्जा कर रहा है, ऐसा हो सकता है? गरीब आदमी अपने जगह पर नहीं रख पाता है। ये सुसंगठित अपराधियों का गिरोह है कि चलिए, अगर उसकी ऐसा है, पैसे को गायब ऐसा कर है रहे हैं, तो एक्शन आपराधिक तो हो रहा है, घटनाओं को दे रहे पता हैं, चल उनका जाएगा भाई, समापन जिनके होना पास चाहिए। पेपर है, जिनके पास अथॉरिटी है, उनको छोड़ के बाकी काम होगा। लेकिन रत्नाकर जी, आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष आरोप लगा रहा है रत्नाकर जी कि भाई आपकी तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, जहां 3 आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड करने का बात हो, देखिए इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर की बात हो, ये या फिर जो घर वर जो गिराए जा रहे हैं, जो एनक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक खास है। क्या ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि भाई आप जानबूझकर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष में टीएमसी के साथ थे, उनको टारगेट किया जा रहा है, यानी प्रतिशोध? देखिए अनूप जी, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वह धर्म और जाति के आधार पे कोई निर्णय नहीं लिया। अभी देखिए वहां पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लाउड स्पीकर चाहे मस्जिद है चाहे मंदिर में है, उनको एक मिनिमम जो है डेसिमल के तहत जो है वहां पे लगाने का काम किया जाएगा। तो वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। लेकिन बहुतायात मात्रा में लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले कौन से धर्म के हैं ये सब जानते हैं, विशेष धर्म से आते हैं, और वो विशेष धर्म किसके वोटर थे वो सब जानते हैं, और उनको संरक्षण देने का काम भी किसने किया वो सब जानते हैं। अगर ये कार्रवाई जो धर्म और जाति के आधार पे नहीं की जा रही है, ये कार्रवाई की जा रही है अवैध कब्जेदारों को हटाने की। आप अगर हावड़ा ब्रिज से बाहर निकले, हावड़ा ब्रिज जो है देश का सबसे, हावड़ा स्टेशन जो है वो देश का सबसे व्यस्ततम जो है वो स्टेशन है। अगर वहां पे यात्री बार बार शिकायत करने का काम करते थे कि उनको आने जाने में, आवाजाही में तमाम परेशानियां होती हैं, और तमाम उसके इर्द गिर्द जो है इंक्रोचमेंट, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं अनु भाई, मैं तमाम बार आता जाता रहता हूं। अगर आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो पतली पतली गलियों के समान जो है आपको निकलना पड़ेगा कहीं दूर जाने के लिए। ऐसा लगता है कि मतलब नगर निगम की जो जमीनें हैं उस पे कब्जेदार भरे पड़े हैं। तो अगर इस कचरे को साफ करने का काम अगर पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है तो क्या गलत कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात आना चाहता हूँ, यहाँ पे टीएमसी के नेता कह रहे थे कोर्ट बंद कर दीजिए। अरे भाई, सरकारें कोर्ट से नहीं चलती हैं, सत्ता और शासन का हनक होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों में और जो अपराधियों में, अब इनको बोलने दीजिए, अब इनको बुलवा लीजिए, 20 मिनट बुलवा लीजिए। ये बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का कौन सा आदत है भाई तुम्हारा? ये बीच बीच में बोलने का कौन सा आदत है तुम्हारा? जो तुम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो उसके ऊपर जवाब दे रहा हूं मैं। अरे भैया, ये तो तुम पे आ गए, ये तो भाषा, आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई, आपकी भाषा ऐसी रहती है, मुझे मालूम है। रखने का जब मुझे मौका मिल रहा है, मैं चुपचाप सुन रहा हूं। बात जब कहने की मेरी बारी आ रही है, जब मैं अपने समय पे बोल रहा हूं, बीच बीच में आके टोका टिप्पणी कर ले रहे हैं। हम आपके 2 मिनट भी बोल नहीं पा रहे हो, चले जा रहे हो कहां मुद्दों पे बात कर रहे हो। रत्नाकर भाई, आपने गली भी बना दी हावड़ा ब्रिज के, हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ही आपने गली बना दी वहां पे। हमने तो आज तक नहीं देखी। भाई इनको बुलवा लीजिए, 20 मिनट बुलवाइए। चले, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। सुमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित जी, कहा यह जा रहा है कि भाई आपने बसाया तमाम चीजों को, और आपने अपने वोट बैंक के लिए बसाया था ये चीज, और अगर बसाया और अब उनको हटाया जा रहा है, गलत तरीके से बसे थे, तो टीएमसी को मिर्ची लग रही शायद। अनूप भाई देखिए, हटाने का तरीका ये नहीं होता है कि आप बुलडोजर लेकर के किसी के घर में घुस जाए तोड़फोड़ करते हैं। हटाने का तरीका ये भी होता है किसी को अगर आप हटा रहे तो उसे दूसरी तरफ शिफ्ट भी करा जाता है। आज आप दिल्ली के अंदर हालत देख लीजिए, इन्होंने वादे करे थे कि जिसकी झुग्गी झोपड़ी होगी उसे हम पक्का मकान बना कर देंगे। आप बंगाल में करिए, काम करिए, विकास की बात करिए, हमको अच्छा लगेगा, आपको सरकार बनिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। पर आप किसी गरीब को अगर उजाड़ देंगे तो ये कहाँ तक का न्याय है भाई? वो गरीब है ना,
देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं रेवड़ी वालों को सड़क, रेवड़ी वालों को हम विकास की बात करेंगे, रोजगार देने की बात करेंगे। आप रोजगार दीजिए ना, रोजगार छीन क्यों रहे हैं उनका? अभी अगर यही होते रोजगार करने के लिए, इनका रोजगार छीन जाता रत्नाकर भाई का, तो नहीं पड़ा लगता। भाई गरीब है, हम मानते हैं गरीब है, पर गरीब को आप क्यों दबाने का काम कर रहे हैं? वहां पे उसे हटा दे, दूसरी तरफ उसे शिफ्ट करने का काम करिए। हम 15 साल से थे, ठीक है, हमने नहीं उन्हें हटाया। ये पहले से रह रहे, 30 से 40 सालों से रह रहे हैं वहां पे, हम लोगों ने नहीं हटाया। कि विकास की बात, भाई गरीब के संग में कौन खड़ा होगा? आज आप उजाड़ देंगे और कहेंगे परेशानियां तो सुमित भाई अभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए जो सांसद हैं दार्जिलिंग के, बीजेपी के सांसद हैं राजू बिस्टा साहब, उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमने तो ऑर्डर दे दिया है उत्तर प्रदेश से कि बुलडोजर हम खरीद रहे हैं, और 20 बुलडोजर का ऑर्डर दिया है। ये 20 आ जाएंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा दार्जिलिंग में भी। अनूप भाई, ये चीज मैंने सुनी है कि उन्होंने बुलडोजर का कहा है, पर मैं ये कहता हूँ वो बुलडोजर अगर बंगाल में ना आकर के मणिपुर चले जाए, जितनी फोर्स है मणिपुर चले जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। वहां पे तो नहीं जाते हैं, वहां कब जाएंगे ये लोग? वहां पे भी तो अत्याचार हो रहा है, अब वहां पे नहीं कहेंगे आप। और मैं तो इनसे रत्नाकर भाई से ये पूछना चाहूंगा, ये बांग्लादेश की घुसपैठिया रोहिंग्या की बातें करते थे, कब आप निकाल रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो आप उन्हें कब निकाल रहे हैं? कोई लिस्ट आ गई होगी आपके पास, तो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं कहेंगे कि हम करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। और भ्रष्टाचार के ऊपर अभी हमारे क्या नाम है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे पांडे जी भी कह रहे थे, नवीन भाई, तो उन्होंने भी ये बात रखी कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, तोला मनी के ऊपर बात करते हैं। भाई शुभेंदु अधिकारी उसी चीज के अंदर आते थे जब देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है 2019 में 18 में देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, भाषण में साफ साफ है कि शुभेंदु अधिकारी जब पैसा लेते हैं तो जेब में यूं करके रखते हैं, छुपाते हैं। वो वीडियो सबके सामने है, जाहिर है कि टोलाबाजी में, कटमनी में आपके शुभेंदु अधिकारी का नाम है। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? पास साफ नहीं हुए, वो सीबीआई ईडी का शिकंजे में है। वो एक अलग की बात है कि आपके वॉशिंग मशीन में जब कोई आ जाता है, भ्रष्टाचारी, आरोपी, बलात्कारी कोई भी आता है, वो धुल जाता है, उसके ऊपर आरोप कुछ नहीं होते। और ये इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा है हरियाणा के अंदर। जेजेपी सरकार थी, उन्होंने अपने पिताजी को पहले छुड़ाने के लिए ये शर्त रखी मोदी जी के आगे, जब तक आप मेरे पिताजी को क्या नाम है छोड़ेंगे नहीं, उससे नहीं छोड़वाएंगे, जेल से रिहा नहीं करेंगे, मैं तब तक आपका समर्थन नहीं करूंगा, सरकार नहीं बनाऊंगा। और तुरंत उन्हें छोड़ा गया, तब उन्होंने समर्थन दिया, तब सरकार बनी हरियाणा के अंदर। ऐसे ही उठा के देखिए महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज, क्या उनके यहाँ बुलडोजर चला? नहीं चला। उन्होंने तो आरोप लगाया था, पर उनके तो अब तो वो ऊपर चले गए, बुलडोजर तो नहीं चलाया, पर उन्हें ऊपर पहुंचा दिया इन लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति कर्मी और नीति का अंतर है। आप करिए कार्रवाई। जब ये वही चीज है कि जब तक टीएमसी में है, कांग्रेस में है, समाजवादी में, अन्य पार्टियों में है कोई जना, वो भ्रष्टाचारी हो गया, बलात्कारी हो गया, सारी चीजें हो गई, पर जैसे भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वो धुल जाता है, उसके सारे कुकर्म सब धुल जाते हैं। ये क्यों भाई, ऐसा क्यों? चलिए आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई हम तो एक्शन तब ले रहे हैं जब हमारे पास कोई प्रूफ है या फिर कोई चीज है। खैर, अगर गलत तरीके से इंक्रोचमेंट हो तो हटाना भी जरूरी है। मैं नवीन जी आपके पास आऊंगा। नवीन जी, कहा यह जा रहा है कि आगे भी ये प्रोसेस होगा, लेकिन आरोप इसलिए ज्यादा लग रहे हैं कि कुछ तिलजला जो इलाका जिसे कहा जाता है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और कहीं ना कहीं टीएमसी का बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हमारे वोट बैंक को कम करने की कोशिश में वहां पर बुलडोजर चला गया। हालांकि यहां पर हस्तक्षेप भी हो गया कोर्ट का। कोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसे नहीं कर सकते आप, अगर है तो आपको नोटिस देना होगा। ये चल क्या रहा है? निश्चित तौर पर अनुगी, देखिए ऐसा है, भारत न्यायिक प्रणाली से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी सन की सरकार की सनक से, उसके मुखिया की सनक से चलने वाला नहीं है। नंबर एक, मैं एक और विषय सोच रहा हूं कि 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डेवलपमेंट। मुझे किसी एक राज्य के अंदर कोई डेवलपमेंट नाम की चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है कि कहां है। 9.25 वर्ष के उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मैं तो पूछना चाहता हूं रत्नाकर भाई से और हमारे मित्र क्या नाम रुद्र जी बता दें जी कि उत्तर प्रदेश में कोई एक बिल्डिंग ऐसी बता दीजिए जो 9.25 साल में बनी हुई हो, भव्य हो, जिसको ये कहा जा सके कि देखिए ये विकास दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई एक बड़ी इंडस्ट्री आप दिखा दीजिए कि साहब ये इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ड्राई एरिया में लगाई और यहाँ इतने लाख लोगों को रोजगार मिला, इतने हजार लोगों को रोजगार मिला। कोई एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए कि जहां साहब ये
10 साल के 9 साल में, मोदी जी के 12 साल में 100 में से 1 स्मार्ट सिटी है उत्तर प्रदेश की, 13 में से 1 बन गई है साहब। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। स्थिति इतनी बदतर है। एक बार सुन लो, सुनिए सुमित जी, सुनिए। स्मार्ट सिटीज की हालत ये है कि वहां जिन ठेकेदारों ने काम किया है बनारस जैसी जगह पर, उनकी पेमेंटें नहीं हो रही हैं। अधिकारी चेंज हो गए तो नए अधिकारी कहता फिर लाओ कमीशन, फिर लाओ कमीशन। इन स्थितियों से उत्तर प्रदेश में जो काम करने वाले ठेकेदार हैं, चलिए, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है नवीन भाई, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। रुद्र जी जवाब दे दीजिए, पश्चिम बंगाल में अगर भरोसा जितना है तो भय दिखाना जरूरी है क्या? पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भरोसा जीता है, तभी तो इतनी बड़ी जीत के साथ आई है। अब उसको काम करने दीजिए। 1 हफ्ते गिनती की सरकार हुई है। आप अभी से बात करने, उन्होंने जो भी अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर उनको 2-4 महीने चलने दीजिए। और मुझे लग रहा है कि ये कोई गलत चीज नहीं है। किसी भी चीज में हम अपने एक नए मकान में प्रवेश करते हैं तो पहले साफ सफाई करते हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं ना कि अगर भरोसा नहीं होता तो इतना बड़ा मैंडेट मिलता कैसे? और जो एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं वो साफ हो जा रहे हैं। भाई, जनता उनको चुन रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई सरकारी महकमे में है या कोई प्राइवेट कंपनी में आप किसी को रख लेंगे। वो चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव जीत करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर लोकतंत्र में किसी को जनता एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जनता उनके साथ है। तो उनको उनका काम करने दीजिए। नवीन जी ने जो एक सवाल पूछा उस पर मैं समर्थन करता हूं कि आज की नोएडा अथॉरिटी अपना ऑफिस नहीं बनवा पाई है, ये बात सच है। अधिकारियों का बोलबाला, ये बात सच है। लेकिन इसका विकल्प आपके पास बेहतर क्या है? आप विकल्प दीजिए। देख रहे हैं आप, तमिलनाडु में एक विकल्प मिला, बेहतर विकल्प मिला, जनता उसके साथ गई। जब तक आप उससे बेहतर नहीं बनेंगे, आप बीजेपी से बेहतर बन जाइए, लोग आपको चुन लेंगे। लेकिन जनता अगर उन 10 लोगों में से जिसको बेहतर चुन रही है, उस पर हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? बिल्कुल रुद्र भाई, थोड़े से वक्त की कमी है, मैं रत्नाकर जी के पास आ रहा हूं। बिल्कुल कमेंट मेरा आखिरी होगा। रत्नाकर जी, रुद्र जी ने भी कहा कि भरोसे के तहत ही जनता ने चुना है आपको। भरोसा तो जीत लिया, लेकिन अब भय है। आप उल्टा कह रहे थे कि भाई भय खत्म करना है, भरोसा जीतना है। यहां थोड़ा सा सीक्वेंस उलट गया लग रहा है। देखिए अनूप जी, जो परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है कि भय जो है वो जनता में है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। भय हम बनाने की कोशिश करते हैं अपराधियों में, भ्रष्टाचारियों में। और सत्ता शासन हमेशा से, अगर भ्रष्टाचारी और अपराधी जो है वो भय, देखिए सरकार भी मिली आपको, इसीलिए जनता ने चुना है कि आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, इसी पर काबिज हो। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेरे साथ आप चर्चा में जुड़े। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो बुलडोजर एक्शन है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। भरोसा जीतने की बात कही जा रही थी, भय हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि भाई अगर आपने इंक्रोचमेंट किया, गलत तरीके से जमीन कब्जाई है, तो उसे तो छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए बस उम्मीद यही की जाए कि जो गरीब हैं उनके लिए कहीं ना कोई व्यवस्था भी की जाए, स्थापना उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। ये तमाम चीजें होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।